गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अपन फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स कर रहे थे एनसीईआरटी बुक के, और जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 24 तक सॉल्यूशन कर लिए थे। उन सभी क्वेश्चंस क्या कर लिए थे जो कि अपने सिलेबस में है, जो सिलेबस से हटा दिया गया है। उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन थे, जो मटेरियल हटाया गया है उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन थे वो हमने नहीं किए थे। जो सिलेबस में है और जो मैंने आपको पढ़ाया है वही क्वेश्चंस हमने किए थे। और आज हमें स्टार्ट करना है क्वेश्चन नंबर 25 से। ठीक है, ज़्यादा नहीं है, 34 तक इसमें क्वेश्चन है। आई थिंक आज ये कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर। सो क्वेश्चन नंबर 25 क्या है कि हाउ आर 0.50 मोल Na2CO3 एंड 0.50 m, कैपिटल M है, Na2CO3 डिफरेंट। ये पूछ रहे हैं कि 0.5 मोल Na2CO3 है या 0.5 m Na2CO3 है, ये दोनों किस तरीके से एक दूसरे से अलग है, या इनको हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, इसका मतलब क्या है। देखिए, 0.5 मोल का मतलब क्या होता है कि अपने को मालूम है कि मोल का मतलब है डिजॉल्व इन 1 लीटर। ठीक है, यानी मोलर मास जो है, देखें अगर हम Na2CO3 का, Na का मास आप जानते हैं 23 होता है, 2 Na है तो 2 इंटू 23 हो गया। कार्बन का 12 होता है, एक ही है तो 12 ही लिखेंगे। ऑक्सीजन का 16 होता है और मल्टीप्लाई बाई 3 तो हो गया टोटल मिलाकर के 106, क्योंकि 16 इंटू 3 48। टोटल देखेंगे तो 106 ग्राम पर मोल, यानी एक मोल अगर हम Na2CO3 लेते हैं तो उसमें 106 ग्राम होते हैं। ठीक है, इसका मतलब यही हुआ कि 106 ग्राम पर मोल, यानी Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट के एक मोल में 106 ग्राम होते हैं। तो 0.5 मोल में कितने होंगे, जस्ट उसके आधे, है ना। सिंपल सी बात है कि 0.50 मोल का मतलब कितना हो गया भाई, एक मोल का मतलब तो हो गया 106 ग्राम, तो 0.50 मोल का मतलब कितना हो गया, जस्ट उसका आधा, यानी कि 106 का आधा कितना होता है 53 ग्राम। और नहीं तो आप मल्टीप्लाई भी करके देख सकते हो, 0.50 इंटू 106 इट मीन्स 53 ग्राम। ये हो गया। अब कैपिटल एम का मतलब क्या होता है, कैपिटल एम होता है मोल्स पर लीटर, है ना। ये मोलरिटी को शो करता है कैपिटल एम, आपको बता चुका हूँ मैं। कैपिटल एम का मतलब होता है मोलरिटी, और मोलरिटी होती है मोल्स पर लीटर, यानी कितने मोल्स डिजोल्व हैं 1 लीटर सॉल्यूशन में। ठीक है, 1 लीटर सॉल्यूशन में जितने नंबर ऑफ मोल्स डिजोल्व होते हैं उसको बता रहा है। तो ये कह रहा 0.5 m, इसका मतलब क्या है कि 0.5 मोल्स डिजोल्व हैं 1 लीटर सॉल्यूशन में। तो 0.5 मोल का मतलब अभी हमने देखा था कितना होता है 53 ग्राम। इसका मतलब क्या हुआ कि 53 ग्राम Na2CO3 डिजोल्व इन 1 लीटर सॉल्यूशन। ये देख लो, 0.50 m Na2CO3 मीन्स 0.50 मोल्स, दैट इज 53 ग्राम। अभी आपने निकाला था 0.50 मोल का मतलब है 53 ग्राम, दैट इज 53 ग्राम Na2CO3 आर प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, तो इस तरीके से ये दोनों एक दूसरे से डिफरेंट है। देन क्वेश्चन नंबर 26 क्या है कि इफ 10 वॉल्यूम ऑफ डाइहाइड्रोजन गैस रिएक्ट विद 5 वॉल्यूम ऑफ डाइऑक्सीजन गैस, हाउ मेनी वॉल्यूम ऑफ वाटर वेपर कुड बी प्रोड्यूस्ड। ये कह रहा है कि डाइहाइड्रोजन का 10 वॉल्यूम और ऑक्सीजन का 5 वॉल्यूम अगर रिएक्ट करते हैं तो वाटर वेपर जो बनेगी वो कितने मोल बनेगी या कितने वॉल्यूम बनेगी बेसिकली। अगर हम जनरल रिएक्शन देखें तो वो ये होती है जो आपके सामने लिखी हुई है कंप्लीट, या हम कहें जिसको कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन, वो ये होती है H2 प्लस O2, H2O होता है लेकिन वो बैलेंस नहीं है, क्योंकि O2 है इधर O एक ही है। तो यहाँ पे हम 2 कर देते हैं, यानी 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2O। अब देखिए, ऑक्सीजन 2 थे, ये ऑक्सीजन 2 हो गए, हाइड्रोजन 4 थे तो ये हाइड्रोजन 4 हो गए। तो ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। ठीक है, यानी 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2O। तो हम देखते हैं कि वैसे भी हाइड्रोजन के 2 वॉल्यूम ऑक्सीजन के, डाइऑक्सीजन के 1 वॉल्यूम से रिएक्शन करके 2 वॉल्यूम क्या बनाता है, वाटर बनाता है। ठीक है, तो अगर हाइड्रोजन को मैं 10 वॉल्यूम ले लूँ, यानी इससे 5 गुना कर दूँ, यानी इस पूरी रिएक्शन को एक तरीके से मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो इस ये हो जाएगा 10 वॉल्यूम, ये हो जाएगा 5 वॉल्यूम, और ये कितना हो जाएगा 10। इसका मतलब 10 वॉल्यूम अगर डाइहाइड्रोजन गैस में लेता हूँ तो, क्योंकि 2:1 का रेशियो है यहाँ पर, अगर अपन देखें तो, है ना, सिंपल रेशियो देखें तो 2:1 का है। तो अगर
दो हाइड्रोजन डाई हाइड्रोजन के दो वॉल्यूम लेता हूँ तो वो किससे रिएक्ट कर रहे हैं, एक वॉल्यूम ऑफ डाई ऑक्सीजन। तो अगर मैं इसको 10 ले लूँगा, यानी कि 2:1 का रेशियो है, तो अगर मैं इसके 10 वॉल्यूम ले लूँगा तो ऑक्सीजन के कितने चाहिए रहेंगे, 5 ही चाहिए रहेंगे, जस्ट आधे। ठीक है, 50% चाहिए रहता है, तो जस्ट आधे चाहिए रहेंगे। और वॉल्यूम ये H2O के वॉल्यूम कितने बनेंगे, जितने डाइहाइड्रोजन के वॉल्यूम होते हैं उतने बनते हैं, यानी कि सीधे सीधे 10 वॉल्यूम ऑफ वाटर के प्रिपेयर हो जाएंगे। यानी 2 वॉल्यूम ऑफ H2 react with 1 वॉल्यूम ऑफ O2 to produce 2 वॉल्यूम ऑफ वाटर वेपर, hence 10 volume of H2 will react completely with 5 volume of O2 to produce 10 volume of water vapor। ये सिंपल सी रिएक्शन है, इससे पता चल जाता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू बेसिक यूनिट। 28.7 पिकोमीटर, 15.5 माइक्रो और 25365 मिलीग्राम। वैसे तो ये जो है आपके कोर्स में नहीं था, बट ये तो बेसिक यूनिट कन्वर्जन है जो आपको आना चाहिए, है ना। और हम जानते हैं कि पिकोमीटर में लिखा हो उसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए बेसिक यूनिट मतलब जो MKS जो सिस्टम होता है उसमें कन्वर्ट करना है। तो आप जानते हैं कि पिकोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻⁻12 से मल्टीप्लाई करते हैं। वही किया है, देखो -12 से मल्टीप्लाई किया है, ये आ गया, है ना। माइक्रो को 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई करते हैं मीटर में कन्वर्ट करने के लिए, ये कर लिया। 15.5 माइक्रो मल्टीप्लाई बाय माइक्रो सेकेंड है ना, तो ये 10⁻⁻6 मीटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना? तो ये आ जाएगा। और मिलीग्राम को ग्राम और ग्राम से फिर केजी में कन्वर्ट किया है। तो ये सिंपल सी चीज़ें हैं, ये आपको आनी चाहिए, इसमें कोई क्वेश्चन वाली बात नहीं है, तो सिंपल यूनिट कन्वर्जन है। ठीक है, देन उसके बाद कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल हैव लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम। ये जो चार यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं इनमें से सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एटम किस में है। देखिए सबका अमाउंट इक्वल दे रहा है, लेकिन फिर ये पूछ रहा है नंबर ऑफ एटम ज़्यादा किस में। 1 ग्राम AU दिया है, 1 ग्राम Na दिया है, 1 ग्राम लिथियम दिया है और 1 ग्राम Cl2 दिया है। तो एक सिंपल सा इसमें कंसेप्ट है कि जो जितना हल्का होगा उसमें नंबर ऑफ एटम ज़्यादा आएंगे। आप जानते हैं अमाउंट इक्वल है, इसका मतलब जो जितना ज़्यादा हल्का होगा उतने ज़्यादा नंबर ऑफ एटम उसमें होंगे 1 ग्राम में, क्योंकि 1 ग्राम ही करना है ना। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हमको करना है, मान लीजिए 1 kg ही रखना है, लेकिन एक तो 1 kg आयरन बिल्कुल थोड़ा सा होता है ना, क्योंकि वो डेंस होता है ना। 1 kg अगर आप देखें फॉर एग्जांपल शुगर या सॉल्ट तो वो थोड़ा ज़्यादा होगा। और अगर मैं कह दूँ 1 kg कॉटन रुई तो वो बहुत ज़्यादा होती है अमाउंट में, है ना, काफ़ी ज़्यादा होगी, लेकिन क्योंकि वो लाइट वेट होती है तो अमाउंट ज़्यादा आ जाएगा। तो जितना ज़्यादा भारी होता है उतना अमाउंट कम आता है। बिल्कुल वही चीज़, वही कंसेप्ट यहाँ लगता है, क्योंकि अमाउंट इक्वल है, 1 ग्राम है, तो जो जितना हल्का होगा वो एटम उतने ज़्यादा आ जाएंगे 1 ग्राम में। और अगर आप एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग देखें या एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग देखें तो आपको पता है लिथियम इज़ द लाइटेस्ट इन चारों में, है ना। इन चारों में कंपैरिजन करें तो AU बहुत नीचे आता है, बहुत ज़्यादा हैवी है। सोडियम भी जो है 11 नंबर पे आता है। Cl जो है वो आप जानते हैं 17 नंबर पे आता है, तो ये भी हैवी है, ये भी हैवी है। लिथियम 3 नंबर पे आता है, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम। तो ये सबसे लाइट है ना, सबसे हल्का है, यानी 1 ग्राम में सबसे ज़्यादा एटम किसके आएंगे, लिथियम के आएंगे। अगर आपके पास में ये है कि भाई इस तरीके से आता है, ऑप्शन वाले क्वेश्चन आते हैं, तो आप ये सिंपल सा कंसेप्ट लगा करके इसका आंसर निकाल सकते हैं कि हाँ लिथियम इज़ द आंसर। बट अगर आपसे पूछा जाए कि आपको ये बताने हैं कितने एटम है, तो देखिए निकाल सकते हैं। AU का जो 1 ग्राम है उसमें कितने, आप जानते हैं नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे, 1/197 मोल हो जाएंगे, है ना। और इसको नंबर ऑफ एटम में कन्वर्ट करना है तो हम ये जानते हैं नंबर ऑफ एटम में कन्वर्ट करना है तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे अवागाड्रो नंबर से, यानी 6.02 × 10⁻23। ठीक है, तो देखिए 6.02 के नीचे जितनी बड़ी संख्या होगी उतने कम एटम आएंगे, नेचुरल सी बात है। डिवाइड वाला अगर बड़ा होगा तो कम आएंगे, डिवाइड वाला अगर छोटा होगा तो ज़्यादा आ जाएंगे। आप देखें
तो इसमें सबसे कम आएंगे, उसके बाद 71 इसमें आएंगे, उसके बाद 23 और उसके बाद Cl। तो सबसे ज़्यादा जो आएंगे वो किस में आएंगे, Cl में आएंगे, क्योंकि इसमें बहुत कम आएंगे एटम। इसमें थोड़े फिर भी ज़्यादा आ जाएंगे, इसमें और ज़्यादा आएंगे, सबसे ज़्यादा एटम इसमें आएंगे। ठीक है, तो 1 ग्राम ऑफ लिथियम हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स निकालने का तो फॉर्मूला यही है, गिवन मास अपन मोलर मास, है ना। गिवन मास क्या, मोलर मास या एटॉमिक मास कुछ भी कह सकते हो। एयू का एटॉमिक मास 197 होता है, गिवन मास 1 ग्राम है, तो 1/197 हो गया नंबर ऑफ मोल्स। और उसको जब हम नंबर ऑफ एटम में कन्वर्ट करना है तो एक मोल में कितने एटम होते हैं, 6.02 × 10⁻23, उतने से मल्टीप्लाई कर दो जितने भी मोल आए हैं। तो यहाँ नंबर ऑफ मोल्स कम आएंगे क्योंकि 1/197 है। आई बात समझ में। यहाँ थोड़े ज़्यादा आएंगे, यहाँ बहुत ज़्यादा आएंगे, यहाँ भी थोड़े ज़्यादा आएंगे। ठीक है, तो ये इस तरीके से देखो तो लिथियम लार्जेस्ट नंबर वाला एटम वाला हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में है ये, इस क्वेश्चन को छोड़ देना 29 को, ये मैं आपको क्लास में ही कराऊंगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इसका सॉल्यूशन जो है अच्छी तरीके से नहीं किया हुआ है ना। तो इसको अपन जब कभी क्लासेस स्टार्ट होंगी तब अपन करेंगे इसको, तो इसको अभी आप छोड़ दीजिए 29 को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम इन ग्राम। कार्बन 12 एटम कितना, एक कार्बन 12 एटम का मास पूछ रहा है ये ग्राम में, ओनली 1 का। देखिए हम जानते हैं कि 1 मोल ऑफ C12 एटम का मतलब क्या होता है, 6.02 × 10⁻23 एटम। अगर 1 मोल कार्बन 12 एटम है तो उसका मास होता है, तो उसके अंदर इतने होते हैं, 1 मोल में इतने एटम होते हैं। और उस 1 मोल का जो वेट होता है वो कितना होता है, 12 ग्राम होता है, क्योंकि C12 है। 1 मोल का जो वेट है वो कितना है, 12 ग्राम, और उसमें नंबर ऑफ एटम कितने हैं, इतने। यानी हम ये कह सकते हैं कि 12 ग्राम का अंदर कितने एटम है, इतने। ठीक है, या मैं ये कहूँ कि इतने एटम्स का मास कितना है, 12 ग्राम। ठीक है, यानी कि 6.022 × 10⁻23 एटम ऑफ C12 हैव मास 12 ग्राम। तो एक का कितना होएगा मास, 12/this। सिंपल सी बात है भाई, इतने एटम का मास इतना है, तो एक एटम का मास निकालना है तो 12 ये आवागाड्रो नंबर कर दो, एक का मास आ जाएगा। ये रहा, ये देखिए 1.9927 × 10⁻23। ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर का क्वेश्चन है, छोड़ दीजिए, आपके कोर्स में नहीं है। और ये नीचे डाटा दिए हुए हैं, इसमें क्या करना है, कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ नेचुरल अकरिंग ऑर्गन। नेचुरली अकरिंग ऑर्गन का जो है मोलर मास निकालना है। और मोलर मास निकालने का हम फॉर्मूला जानते हैं कि जो आइसोटॉप का मोलर मास दिया हुआ है उसको जो नेचुरल अबंडेंस होती है उससे मल्टीप्लाई करना है, जितने भी होते हैं, और उनको सबको फिर ऐड कर देना है। देखिए मोलर मास ये है, एक मोल में इतने हैं, तो इनका जो है हम मल्टीप्लाई करेंगे अबंडेंस से, है ना। और क्योंकि ये 100 में है अबंडेंस, ये मतलब 100 में है, तो 1 में कितनी होगी, 0.00 आ जाएगा, 0.00337, 0.00063, और ये हो जाएगा 0.99600। ये देखिए ये हो जाएगा। ठीक है, ये रहा, ये रहा, और ये रहा। और इसको जो इसकी आइसोटॉपिक मोलर मास है उससे मल्टीप्लाई करें और आपस में ये जोड़ दें, तो ये आ जाएगा, इसका मोलर मास आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हर एक में नंबर ऑफ एटम कैलकुलेट करने हैं। पहला है 52 मोल ऑफ हीलियम। एक मोल हीलियम का मतलब क्या है, एक मोल का मतलब होता है अवागाड्रो नंबर, यानी कि 6.02 × 10⁻23 एटम। तो 52 में कितने हो जाएंगे, मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल सी बात है। 52 यूनिट ऑफ हीलियम। तो एक एटम में अगर हम देखें तो हीलियम का मास कितना होता है, 4 होता है, आप जानते हैं। यानी एक एटम का मतलब है 4 यूनिट, या मैं ये कह दूं 4 यूनिट इज इक्वल टू 1 एटम। तो 1 यूनिट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4 एटम। तो 52 यूनिट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4 × 52, यानी कि 13 एटम। ठीक है, और 52 ग्राम ऑफ हीलियम। 1 मोल का मतलब कितना है, 4 ग्राम है। यूनिट कह दो या अपन उसको ग्राम में कन्वर्ट करके कहते हैं तो ग्राम है। तो 1 मोल का मतलब 4 ग्राम, या मैं ये कहूँ 4 ग्राम इज इक्वल टू 1 मोल। तो
1 ग्राम इजिकल टू क्या हो जाएगा 1/4, और 52 ग्राम है तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम। ठीक है, यानी कि 1 मोल का मतलब है 4 ग्राम। ठीक है, या मैं ये कह सकता हूँ कि 4 ग्राम हमको एटम निकालने हैं 52 ग्राम में, सॉरी, यानी 4 ग्राम, 1 मोल का मतलब तो 4 ग्राम होता है, तो 4 ग्राम इजिकल टू क्या है, और 1 मोल में नंबर ऑफ एटम इतने होते हैं आवागाड्रो नंबर के बराबर, यानी कि 4 ग्राम का मतलब कितना है 6.02 इंटू 10⁻23 है। फिक्स है। तो 4 ग्राम का मतलब ये है, तो 1 ग्राम का मतलब कितना हो जाएगा दिस अपॉन 4, और 52 ग्राम का मतलब क्या होगा मल्टीप्लाई बाय 52, ये आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम ये करते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 34 और 35 एंड 36, 3 क्वेश्चन और है बस। ठीक है, ये थोड़े से जो है ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस हैं, नेक्स्ट जो 3 हैं पर इम्पोर्टेंट है, इनमें से जो है सवाल आते हैं, है ना। ये कह रहा है ए वेल्डिंग फ्यूल गैस कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली। ठीक है, सवाल को समझिएगा कि वेल्डिंग फ्यूल गैस है जिसके अंदर सिर्फ 2 एलिमेंट है, कार्बन और हाइड्रोजन। बर्निंग ए स्मॉल सैंपल ऑफ इट इन ऑक्सीजन गिव्स 3.38 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। जब हम उसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करते हैं फ्यूल गैस को, तो उससे हमको बहुत स्मॉल अमाउंट हमने बर्न किया, तो उससे 3.38 ग्राम तो कार्बन डाइऑक्साइड मिला और 0.690 ग्राम वाटर मिला, और कोई तीसरा प्रोडक्ट नहीं है, यानी सिर्फ ये 2 ही मिले। तो अगर ए वॉल्यूम ऑफ 10 लीटर measured at STP standard temperature and pressure of this welding gas is found to weight 11.6 gram, calculate empirical formula, molar mass of the gas and molecular formula। तीनों चीज़ें निकालनी है। तो देखिए, सबसे पहले हम निकालेंगे कि अमाउंट कार्बन का कितना आया, क्योंकि हमें एम्पेरिकल फार्मूला निकालना है, यानी कार्बन और हाइड्रोजन दोनों निकालना है। तो CO2 जो बनी, CO2 कितनी थी, देखो ये आई है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड 3.38 ग्राम। तो 3.38 ग्राम CO2 है, लेकिन हमें तो रिएक्टेंट का पता करना ना फॉर्मूला। रिएक्टेंट क्या था, उसके अंदर केवल कार्बन और हाइड्रोजन है। तो हम जानते हैं कि 3.38 CO2 बनी। इस CO2 में कार्बन कितना है, देखिए कार्बन का मास होता है 12, आप जानते हैं। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ कार्बन इन 3.38 ग्राम CO2। अब CO2 का मास होता है 44, यानी कि 44 ग्राम में अगर हम देखें तो कार्बन कितना होता है 12 ग्राम, यानी 44 ग्राम अगर CO2 है तो उसमें कार्बन कितना होगा 12 ग्राम। 1 ग्राम अगर CO2 है तो उसमें कार्बन कितना होगा 12 अपॉन 44, और अगर 3.38 ग्राम है तो उसमें कितना होगा 12 अपॉन 44 इंटू 3.38, यानी कि 0.9218 ग्राम। ऐसे ही हाइड्रोजन, क्योंकि टोटल H2 है 0.690, तो H2O का मास होता है 18। 18 में हाइड्रोजन कितना होता है 2, तो एक में हाइड्रोजन कितना होगा 2/18, और 0.690 में हाइड्रोजन कितना होगा 2/18 इंटू 0.690 इज इक्वल टू 0.0767। ये हो गया। और जो कंपाउंड है, यानी जिसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन था, तो उसके दोनों के मास निकल गए इतने इतने कार्बन हाइड्रोजन का। तो टोटल मास कितना हो गया कंपाउंड का, दोनों को जोड़ दो, ये रहा, ये टोटल हो गया। तो हम परसेंटेज निकाल सकते हैं, यानी कि टोटल में से कार्बन कितना परसेंटेज निकाल सकते हैं, यानी परसेंटेज ऑफ कार्बन इन कंपाउंड। तो कार्बन कितना था 0.9218 डिवाइडेड बाय टोटल मल्टीप्लाई बाय 100, ये देखो दिस इज इक्वल टू दिस, यानी कि परसेंटेज कार्बन का कितना आया 92.38, हाइड्रोजन का कितना आया 7.68, ये आ गया परसेंटेज। ठीक है, ये परसेंटेज आ गया, है ना। और जो परसेंटेज है उसी को हम यहाँ पे अगर ग्राम में मान लें, हमारा मान लो टोटल मान लें कि हम 100 ग्राम था कंपाउंड, तो उसमें कार्बन कितना आ गया 92 ग्राम और हाइड्रोजन कितना आ गया 7.68 ग्राम। एटॉमिक मास पता ही है दोनों के, तो हम मोल्स निकाल सकते हैं, क्योंकि मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास। हमने परसेंटेज को मास में कन्वर्ट कर लिया, यानी कि ये 92 ग्राम है और ये 7.68 ग्राम है। तो गिवन मास हो गया 92.38, मोलर मास होता है 12, डिवाइड कर देंगे, ये आया, और इसको डिवाइड करेंगे तो ये आया। सिंपल रेशियो में कन्वर्ट करना है तो जो सबसे छोटा होता है उसको डिवाइड कर देते हैं, यानी 7.69 डिवाइड बाय 7.68,
और 7.68 डिवाइडेड बाई 7.68 यानी कि 1 आएगा। यानी सिंपलेस्ट होल रेशियो क्या आ गया 1 1, यानी एम्पेरिकल फार्मूला क्या हो गया CH। ठीक है। और 10 लीटर गैस है, उसका STP पे वेट बताया था उसने 11.6 ग्राम, तो 10 लीटर का 11.6 ग्राम है। ठीक है, तो एक का कितना होगा 11.6 बटा 10। ठीक है, और 22.4 लीटर का कितना होगा, क्योंकि जब वॉल्यूम की बात करते हैं तो याद रखना जब हम मास लेते हैं तो 1 मोल का मतलब होता है 6.02 इंटू 10⁻23। लेकिन अगर हम उसको वॉल्यूम में कन्वर्ट करें तो 1 मोल का मतलब होता है 22.4 लीटर एट STP। यहाँ पर STP काम आएगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये अगर NTP होता तो 22.7 लीटर हो जाता। ठीक है, तो STP पे 22.4 लीटर वॉल्यूम होता है, 1 मोल का मतलब है। तो ये कह रहा है कि 10 लीटर का वेट आया है 11.6 ग्राम, तो 1 लीटर का वेट कितना आएगा 11.6 अपॉन 10। तो 22.4 लीटर का यानी 1 मोल का वेट कितना आएगा 11.6 अपॉन 10 इंटू 22.4, यानी इतने ग्राम 25.986 ग्राम। इसको हमने होल रेशियो मान लिया 26 ग्राम। तो यानी मोलर मास आ गया हमारे पास कि उसका मोलर मास कितना है 26 ग्राम है, क्योंकि 1 मोल में होते हैं ना 22.4 लीटर, तो 1 मोल का निकाला है यानी 26 ग्राम। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला मास तो है 13, क्योंकि 12 प्लस 1 13 हो गया, है ना। और मोलर मास आया 26, मोलर मास भी निकल गया, तो n निकल जाएगा 26 बटा 13, यानी मोलर मास अपॉन एम्पेरिकल फार्मूला मास, तो 26 अपॉन 13 यानी कि 2। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला निकल जाएगा कि जो एम्पेरिकल फार्मूला है उसको n से मल्टीप्लाई कर दो, n की वैल्यू आई है 2, और 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा C2H2, यानी कि एसिटिलीन। यानी वो गैस कौन सी थी, एसिटिलीन थी, और उसमें सिर्फ क्या है कार्बन और हाइड्रोजन, और उसको जब बर्न किया था तो क्या मिला था हमको CO2 और O2। ठीक है, और एम्पेरिकल फार्मूला आ गया CH, मॉलिक्यूलर फार्मूला आ गया C2H2, और मोलर मास आ गया 26 ग्राम पर मोल। ये तीन चीज़ें ही यहाँ पर निकालनी थी, एम्पेरिकल फार्मूला, मोलर मास और मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, थोड़ा सा ट्रिकी है, घुमा के दिया हुआ है ना, तो आपको उस तरीके से इसको करना पड़ेगा। ऐसे ही है क्वेश्चन नंबर 35, ये भी बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है ना। ये कह रहा है कैलकुलेट कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट विद एक्वस HCl अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन। रिएक्शन उन्होंने दी है कि कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3 जब HCl से रिएक्ट करता है तो बनाता है CaCl2 प्लस CO2 प्लस H2, ये बनाता है। ठीक है, और ये इसमें जो है एक तरीके से आप देखेंगे बैलेंस केमिकल इक्वेशन दी, अगर आप देखें तो ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन उन्होंने दे रखी है ऑलरेडी। अब ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं व्हाट मास ऑफ CaCO3 इज रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कंप्लीटली विद 25 ml ऑफ 0.75 m HCl, कि CaCO3 के कितना मास चाहिए अगर हमारे पास HCl 25 ml है और वो भी कितना 0.75 m का है। 0.75 m का मतलब हो गया 0.75 मोल्स डिजोल्व इन 1 लीटर सॉल्यूशन। ठीक है, तो हमको ये पता करना है कि कितना CaCO3 चाहिए। तो उसमें सबसे पहले तो हमको ये देखना पड़ेगा कि HCl का मास कितना है, क्योंकि ये तो वॉल्यूम दिया है ना, ये तो मोलरिटी दे दी है मोल्स पर लीटर के, इतने मोल्स हैं, तो हमको 25 ml चाहिए। तो कैलकुलेट द मास ऑफ HCl इन 25 ml ऑफ 0.75 m HCl। तो 1000 अगर ml है 0.75 m का, तो उसमें कितने मोल होंगे 0.75 मोल होंगे, हम जानते हैं, क्योंकि कैपिटल M का मतलब ही ये है मोल्स पर लीटर। तो इन्होंने अगर मोलरिटी दी है 0.75 m, इसका मतलब क्या है कि 1 लीटर अगर HCl का सॉल्यूशन है तो 1 लीटर सॉल्यूशन में HCl के मोल्स कितने हैं 0.75 मोल्स हैं, डिजोल्व है। और मोल को हम कन्वर्ट कर सकते हैं ग्राम में मोलर मास से मल्टीप्लाई करके, और मोलर मास HCl का होता है 36.5, क्लोरीन का 35.5 प्लस 1 हाइड्रोजन का, तो 36.5, यानी कि 0.75 मल्टीप्लाई बाय 36.5 यानी कि 24.375, यानी कि 24.375 ग्राम डिजोल्व है 1 लीटर में। ठीक है, यानी कि 1000 ml में इतने ग्राम डिजोल्व है, तो 1 ग्राम में कितने डिजोल्व 1 ml में कितने डिजोल्व होंगे भाई
1000 ml में डिजोल्व है 24.375, तो 1 में कितने डिजोल्व होंगे 24/24.375 अपॉन 1000, और 25 ml में कितने डिजोल्व होंगे मल्टीप्लाई बाय 25, यहाँ मल्टीप्लाई का साइन आएगा ध्यान रखना, तो ये हो जाएगा 0.6844 ग्राम, इतने डिजोल्व है। इसका मतलब जो ये HCl है इसका कितना है हमारे पास 6.6844 ग्राम है, ये तो निकल गई HCl का अमाउंट। ठीक है, अब हमको ये देखना है कि 0.6844 ग्राम HCl से रिएक्ट करने के लिए, कंप्लीटली रिएक्ट करने के लिए, इतने ग्राम HCl से कंप्लीटली रिएक्ट करने के लिए कैल्शियम कार्बोनेट कितना चाहिए। तो अगर हम रिएक्शन देखें तो 2 मोल HCl लगता है, यानी कि 36.5 ग्राम मल्टीप्लाई बाय 2 यानी 73 ग्राम HCl लगता है CaCO3 से रिएक्ट करने के लिए, है ना, यानी कि 73 ग्राम लगेगा, है ना। और कैल्शियम कार्बोनेट कितना होता है 100 ग्राम, ये इसका मोलर मास है 100, कैल्शियम का 40 होता है, कार्बन का 12 होता है, और ऑक्सीजन का 16, 16 इंटू 3 48, 48 और 12 हो गए 60, 60 प्लस 40 100, यानी इसके 1 मोल का मतलब है 100 ग्राम। तो ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, अगर हम देखें तो इसका 1 मोल इसके 2 मोल से रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, तो अगर हम देखें और उसको ग्राम में कन्वर्ट करें तो हम ये देखेंगे कि इसका 73 ग्राम इसके 100 ग्राम से रिएक्ट कर रहा है। तो 73 ग्राम के लिए कितना चाहिए कैल्शियम कार्बोनेट 100 ग्राम, तो 1 ग्राम के लिए कैल्शियम कार्बोनेट कितना चाहिए 100/73, सिंपल सी बात है। तो 0.6844 ग्राम HCl के लिए कैल्शियम कार्बोनेट कितना चाहिए 100/73 मल्टीप्लाई बाय 0.6844 यानी कि 0.938 ग्राम चाहिए, बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, इस तरीके से ये क्वेश्चन हो जाएगा। यानी हमारे पास अगर HCl आ गया 25 ml के अंदर HCl कितना है, कितने ग्राम है, तो हम इसे आसानी से कर सकते हैं स्टाइक्योमेट्री के थ्रू, क्योंकि स्टाइक्योमेट्री ये कह रही है इसके 1 मोल इसके 2 मोल से रिएक्ट कर रहे हैं, कैल्शियम कार्बोनेट के 1 मोल HCl के 2 मोल से रिएक्ट कर रहे हैं। तो कैल्शियम कार्बोनेट का मास निकाल लो, HCl का मास निकाल लो, HCl का मास हमको पता है 73 हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट का 100, तो हम ये कह सकते हैं कि HCl के 73 ग्राम रिएक्ट कर रहे हैं कैल्शियम कार्बोनेट के 100 ग्राम से, तो 1 ग्राम HCl कितने से रिएक्ट करेगा 100/73 से, तो 0.6844 ग्राम कितने से रिएक्ट करेगा, मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगा आंसर। ठीक है, इस तरीके से ये सिंपल सा होता है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्लोरीन इज प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी बाय ट्रीटिंग मैंगनीज ऑक्साइड, मैंगनीज डाइऑक्साइड यानी MnO2 विद एक्वस हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन। ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन दी है Cl2 बनाने की, कि 4 HCl के मॉलिक्यूल MnO2 सॉलिड के साथ में जब रिएक्शन करते हैं मैंगनीज डाइऑक्साइड के साथ तो H2O बनता है, MnCl2 बनता है, और साथ में क्लोरीन गैस बनती है। ठीक है, ये लिक्विड है, ये एक्वस, मतलब ये दोनों तो सॉल्यूशन में रह जाएंगे, गैस निकलती है Cl2 जो कि गैस होती है, उसको इकट्ठा कर लिया जाता है। तो ये कह रहा है हाउ मेनी ग्राम ऑफ HCl रिएक्ट विद 5 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम डाइऑक्साइड, कि अगर हमें 5 ग्राम हमारे पास मैग्नीशियम डाइऑक्साइड है तो कितने ग्राम HCl जो है वो रिएक्ट करेगा। बिल्कुल ऊपर वाले क्वेश्चन जैसा ही है कि पहले तो MnO2 का मास निकाल लो, देखो Mn का दिया हुआ है 55 और ऑक्सीजन का आप जानते हो 16 होता है, और 16 दूना 32, तो 55 प्लस 32 हो गया 87, यानी हम ये कह सकते हैं कि 87 ग्राम HCl के, देखो वही 36.5 होता है, क्योंकि 35.5 और 1 36.5, तो हम ये कह रहे हैं कि 87 ग्राम ऑफ MnO2 रिएक्ट कर रहा है कितने से जो है 4 HCl, यानी 36.5 इंटू 4 यानी 146 ग्राम से रिएक्ट कर रहा है HCl से, यानी 87 ग्राम MnO2 रिएक्ट विद 146 ग्राम ऑफ HCl। तो अगर 1 ग्राम MnO2 है तो कितने से वो रिएक्ट करेगा 146/87 आ जाएगा, और अगर 5 ग्राम है तो कितना आ जाएगा 146/87 मल्टीप्लाई बाय 5 यानी कि 8.40 ग्राम, बिल्कुल सिंपल सा है। ये NCERT के क्वेश्चंस होते हैं ख़त्म, और यहाँ आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। अगर अभी भी आपको इन क्वेश्चंस में आंसर्स में किसी में कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम आए, तो आपको ग्रुप में मेरे नंबर मिल जाएंगे,
आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं, डायरेक्टली पूछ सकते हैं। ओके, इसके बाद में अब हम नेक्स्ट चैप्टर जो है पढ़ेंगे। ठीक है, मैं देखूंगा कि क्योंकि आपके सिलेबस काफ़ी हटाया गया है, तो देखते हैं या तो सेकंड चैप्टर या फिर थर्ड चैप्टर जो पीरियोडिक टेबल है ना। क्योंकि सेकंड में क्या, जो बेसिकली आप लोगों ने जितनी एटॉमिक थ्योरीज पढ़ रखी हैं वो सब तो हटा दी, अब सीधा क्वांटम मैकेनिक्स है। और क्वांटम मैकेनिक्स ऑनलाइन पढ़ाना थोड़ा सा मुश्किल है, तो मैं सोच रहा था कि मे बी पॉसिबल अपन जो है थर्ड चैप्टर पढ़ लें। मैं देखूंगा, जैसा भी होगा हम कल स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।